वाले समय में वो किस तरीके से जनता के न्याय के लिए उठ खड़े होंगे। हम्म। देखिए रचना जी, एक चीज थोड़ा सा यहां पर मैं और समझना चाहूंगा। देखिए पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे इस तरह के चेहरे जो कि राजस्थान में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी भजन लाल शर्मा जैसे एक नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की इस बैठक में चुना जाना, इसको किस नजरिए से आप देख पा रही हैं? क्या एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री या फिर वो प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है, ये एक संदेश है, या इसके पीछे कुछ और भी आपको चीजें वहां पर नजर आती हैं? कारण इसके क्या नजर बिल्कुल, आए? क्योंकि बड़े चेहरे थे जिनकी बिल्कुल चर्चा सही बहुत ज्यादा सही थी, बात लेकिन कही हम लोगों आपने। ने यह देखा कि फिर भजन लाल को चुना गया। बिल्कुल आपने सही बात कही कि यह एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। ये एक पार्टी के लिए संदेश है, और पार्टी को मजबूती देने के लिए इससे बेहतर एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो नहीं देख सकते थे। उन्होंने तय कर दिया है कि जो भी संगठन के लिए समर्पित होगा वो पार्टी में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब हम बात करते हैं दिग्गज नेताओं की, तो देखिए परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। जब दिग्गज नेता अपनी जगह पे है तो उनका अनुभव से हम लाभ लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको भी एक पद दिया जा सके। जब सबको एक पद नहीं दिया जा सकता, तो एक आम कार्यकर्ता को, जिसका की कोई लॉबिंग नहीं है, जिसकी की कोई विरोध नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये देश को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए ये एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है। इसमें संगठन के लिए जो समर्पित होकर कार्य करेगा वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। हम्म। देखिए रचना जी, चूंकि अब तो 2024 के चुनावों में भी बहुत समय नहीं रहा, राजस्थान तो वो प्रदेश है जिसने सभी लोकसभा की जो सीटें हैं वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप लोगों को दी। अब ये जो नाम यहां पर हम लोगों ने देखा, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब जिस तरह की स्थितियां हैं, कैसे इसको देखें हम लोग 2024 के साथ, अगर लोकसभा चुनावों के साथ हम लोग जोड़े, और वहां पर क्या संदेश है इसका, इस तरह से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाना? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके का कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है इस एक निर्णय से, आप देखिए राजस्थान में 25 की 25 सीटें अब हम जिस तरीके से पिछली बार हमने मोदी जी को दी थी, उसी तरीके से मोदी जी के लिए हम 25 की 25 सीटें फिर से जीतकर मोदी जी को कमल पुष्पों की माला चढ़ाएंगे। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह हम देख रहे हैं, तो हम्म। संगठन का मूल कौन होता है? कार्यकर्ता। जी। और जब कार्यकर्ता अभी जान चुका है कि हमारी कितनी अहमियत इस संगठन में है, तो वो क्यों नहीं इस संगठन के लिए काम करेगा? आप बताइए। जब हम्म। एक आम कार्यकर्ता इस पद तक पहुंच सकता है, तो संगठन कार्यकर्ताओं से ही चलता है। कोई भी नेता जितना भी बड़ा हो जाए, वो कार्यकर्ताओं के बगैर कुछ भी नहीं होता है। ये पार्टी ने बता दिया है। बिल्कुल। लेकिन रचना जी, अब यहां से चूंकि आपको नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी सी चुनौतियां हैं दो स्तर पर, मेरे दो सवाल हैं इसी से जुड़े हुए। पहली चुनौती यह है क्योंकि जिन तमाम बातों को कह करके आप लोग आए सत्ता के अंदर, जिसमें आपने कहा कि जो इसके पूर्व की सरकार थी उसने महिला सुरक्षा पर काम नहीं किया, उसने पेपर लीक पर काम नहीं किया, उसने प्रदेश को जहां पर जिस मकाम पर होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पाए, बहुत सारी चीजें आपने चुनाव के दौरान कही। एक तो उन सारी विषयों से निकाल करके राजस्थान को आगे ले जाना, यानी कि आपका परफॉर्मेंस, ये पहला सवाल। दूसरा ये है, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त को तो कर दिया गया है, लेकिन जो और अंदर बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, जो कि जिन लोगों को बनना था या जिन लोगों के नामों पर चर्चा थी, वो फ्रिक्शंस जो होते हैं उसको कैसे सेटल डाउन कर पाएंगे? क्या यहां पर भी कोई चैलेंज आपको दिखता है रचना जी? दोनों ही सवालों का जवाब चाहता हूं मैं। देखिए पहली बात तो ये कि जिस तरीके की चर्चा आप देख रहे थे, नाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं जब फाइनल होता है तो किसी एक नाम पे सहमति बनती है। तो आपसी अंदरूनी किसी भी तरह का कलह हमारे यहाँ नहीं है, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ संगठन की बात सुनी जाती है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री या किसी भी पद के लिए जब कोई एक नाम दिया जाता है, तो एक ही व्यक्ति उस पर सुशोभित होगा। लेकिन हम्म। अन्य सभी दौड़ में होते हैं। दौड़ में होने का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे का विरोध करें। हम्म। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है, और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो भी संगठन ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच हम्म। समझ के लिया है। नहीं नहीं, वो और बिल्कुल जब सही हम बात है। देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर अब आप चूंकि भजन लाल हैं, तो अब उनको तो सरकार को चलाना ही है और वही सर्वोच्च है इस समय। लेकिन मैं इसलिए यह सवाल आपसे रचना जी पूछ रहा हूं, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं या जो अनुभव में भी आप कहेंगे कि भजन लाल से पुराने या सीनियर लीडर्स हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि एक चैलेंज होगा एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालना, या फिर संगठन में काम करना, या एक विधायक के तौर पर जुड़े रहना पार्टी के साथ? अब चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, तो जो सीनियर चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके साथ वो तालमेल या सामंजस्य कैसे होगा रचना जी? देखिए जो भी बड़े चेहरे हैं उनका अनुभव मैं जानती हूँ कि भजन लाल जी जरूर चलेंगे।
और वो और अभी सबको कुछ काम हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आगे बढ़े। बाकी और उन जबरदस्ती चेहरों मैं के रोकता नहीं अनुभव के तेरे को साथ वैसे। ही मोदी जी ने ये निर्णय लिया है। उन सब चेहरों की सहमति भी ली गई है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी का अकेले का निर्णय है, सब चेहरों से सहमति भी ली गई है। किसी एक का निर्णय हमारी पार्टी में नहीं होता है, ये सभी का निर्णय है कि भजन लाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित किया जाए। जब वो इस पद पर सुशोभित हो चुके हैं, तो आप देखिए जिन भी मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला अत्याचार के मुद्दे हो, चाहे वो पेपर लीक के मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पे भजन लाल जी पहले से भी लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। और अब जब वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो आप देखिए, और मोदी जी ने तो एक संदेश भी दे दिया उप मुख्यमंत्री के रूप में। जब हमारी दिया कुमारी जी को दिया है, तो उन्होंने महिला सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा है। तो इन सभी मुद्दों पे राजस्थान की सरकार पूर्णतः सक्षमता के साथ में आगे बढ़ेगी, और किसी भी ऐसे मुद्दे को जो कि राष्ट्र के हित में ना हो, जनता के हित में ना हो, वो कोई भी ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब ये तो आपका अधिकार है, चूंकि आपको तो जनता ने चुना है, तो आप अपनी सरकार को किस तरह से सुशोभित करते हैं या उसमें क्या आप करते हैं, ये तो आपकी अपनी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन रचना जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, डिप्टी सीएम, चूंकि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें या संवैधानिक पदों को देखें, तो डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश से जो शुरू हुआ, फिर हरियाणा में हम लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, फिर छत्तीसगढ़ में देखा, और अब हम लोग राजस्थान में भी देख रहे हैं। ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला है, या जो डिप्टी सीएम बना रहे हैं आप लोग दो दो हर जगह पर, इसके पीछे की क्या रणनीति है, या इसको हम लोग किस नजरिए से देखें? देखिए, कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाना जरूरी है। जब कार्य बड़ा होता है, तो संगठन का, जब हम संघ से तरफ से बात करते हैं, तो हमें संघ में सिखाया जाता है कि जितना भी काम हो उसको विकेंद्रीकरण किया जाए। और जब कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाता है, तो सत्ता को भी हस्तांतरित किया जाता है। कोई एक ही व्यक्ति सक्षमता के साथ में काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए जरूरी है उसके सहयोगियों का होना, और सहयोगी जितने मजबूत होंगे, उतना ही कार्य को सफलतापूर्वक किया जाएगा। तो ये राष्ट्र धर्म का कार्य है, देश का कार्य है, जनता का कार्य है। इसके लिए जब कोई एक व्यक्ति कार्य करता है, तो हो सकता है कि वो कहीं कुछ बातें ऐसी हो जो उसके दिमाग से छूट रही हो, उसकी निगाह से छूट जा रही हो। लेकिन जब हम संगठित होकर विकेंद्रीकरण करके कार्य को करेंगे, तो कहीं भी कोई भी ऐसा जनता का कार्य नहीं होगा जो हमारी नजरों से चूक सके, या कोई भी खामी रहने की कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, सभी राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए, पिछले भी जहां जहां राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सभी बहुत अच्छी तरीके से एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे राजस्थान में भी ये सभी लोग एक साथ मिलकर आगे कार्य करेंगे, और राजस्थान नहीं को नहीं, बिल्कुल नई ठीक है। राह हम लोग पे, तो नई अभी तो चूंकि चुनौती सरकार का पे गठन लेके हो रहा है जाएंगे। रचना जी, हम लोग देखेंगे कि आप लोग और किस तरीके से जो कार्य है वो करते हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ मनु शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। मनु जी, बहुत चर्चाएं थी, इतने सारे नामों को लगातार हम लोगों ने डिस्कस किया, उस पर चर्चा होती रही, लेकिन अचानक से फिर हम लोग देखते हैं भजन लाल शर्मा के नाम पर सहमति बनती है। इसको किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं? देखिए इसको तीनों चुनावों के जो परिणाम आए हैं उससे जोड़ करके देखे जाने चाहिए कि जाने तीन राज्यों के, जो छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने जो दिया आदिवासी चेहरा दिया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा दिया है, इसके साथ में जब राजस्थान के अंदर ये जब दो जगह का फाइनल हो गया था सीएम का, तो ये राजस्थान के अंदर बात निकल करके सामने आ गई थी कि यहाँ पर किसी सवर्ण जो है उसको फेस बनाया जाएगा, चाहे अब वो राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, वैश्य समाज से हो, ये बात बिल्कुल निकल करके सामने आ गई थी। दूसरी बात एक निकल रही थी किसी महिला को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इनके उसके अंदर सबसे बड़ा ये था कि जो आदमी संगठन का हो, यानी जिसने संगठन का पूरा काम किया हो, जो कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में हो। ये सारा रोड मैप 2024 का है। 2024 के अंदर जो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से जीतनी है, ये उसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। ऐसे आदमी को सीएम का पद सौंपा गया है जो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान का ये दौरा कर चुके हैं, 3 बार के महामंत्री रह चुके हैं, 3 प्रदेशाध्यक्षों के साथ इन्होंने काम किया है, तो संगठन का काफी बड़ा अनुभव है इनके पास में, इसलिए इनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर कास्ट इक्वेशन का सबसे बड़ा फार्मूला रहता है, तो उसके अंदर 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए उसके अंदर उसका ध्यान रखा गया है, जिसके अंदर एक पद जो है दिया कुमारी को सौंपा गया है जो सीधे राजपूत समाज से आती है। प्रेमचंद बैरवा जो है एससी से है, जो अपने अनुसूचित जो जनजाति जाति है उससे आते हैं और दूदू से जीत करके आए हुए हैं। तो ये प्रेमचंद बैरवा वही है जहां
इनका नाम जो आगे किया गया है वो वसुंधरा खेमे से किया गया है, यानी एक पद जो है डिप्टी सीएम का वो वसुंधरा खेमे को दिया गया है, जिसमें प्रेमचंद बैरवा का नाम है। सबसे पहले जो वसुंधरा राजे के यहाँ मुलाकात करने वालों में जो विधायक पहुंचे थे उसके अंदर प्रेमचंद बैरवा भी शामिल थे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इनके क्षेत्र में जाकर के सभा भी करी थी। तो ये तमाम जो है इक्वेशंस अलग अलग बैठी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर बड़े दिग्गजों के नाम थे, जैसा आपने भी कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम था, राज्यवर्धन राठौड़ का नाम था, दिया कुमारी का नाम था, किरोड़ी लाल मीणा का नाम था, अश्वनी वैष्णव का नाम चला। लेकिन फाइनल कौन हुआ? फाइनल हुआ एक साधारण सा कार्यकर्ता जो नदबई के अंदर एक ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद में 3 बार महामंत्री रहे, और अब उनको सबसे बड़ा पद सौंपा गया है पार्टी का। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी इनकी कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, जो 4 महीने बाद समर में उतरना है लोकसभा के में, तो उसके लिए 25 की 25 सीटों के लिए तैयारी करना। दूसरी बात है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी सबसे बड़ा वो है जिसको पूरे करने की बात है। यानी जो गारंटियां मोदी ने राजस्थान के अंदर चुनावों से पहले यहाँ पर लोगों से वादा किया था, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के हो, महिला अत्याचार कम करने के हो, पेपर लीक के जो मामले हैं उन पर रोकथाम का हो, युवाओं के लिए रोजगार का हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं। उनके लिए एक रोड मैप किस तरह से सरकार जो है उनकी और उनके सहयोगी मिलकर के तैयार करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक नए और युवा चेहरा राजस्थान के अंदर मिला है। नहीं, लेकिन इससे मनोज जी मैं पहले ये पूरे जानना चाह रहा हूं, देखिए नए जी और बिल्कुल। युवा चेहरे बहुत सारे हो सकते थे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नई या पहली बार चुन करके आए, लेकिन भजन लाल शर्मा का नाम चुना जाना, वो भी पहली बार देखिए चुने भजन गए, लाल पहली शर्मा बार का विधायक बने मैं और आपको उनको बताऊं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना, इसके पीछे का क्या देखिए था? इनका टिकट वितरण से लेकर के और इनके जो सीएम बनने तक का जो रोड मैप है, उसके अंदर टिकट वितरण में भी सबसे बड़ी बात है कि जो एक तो सांगानेर सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, और दूसरी बात इनका जो टिकट मिला था वो आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे सीधे तौर पर दखलंदाजी के लिए साफ तौर पर मना करते हैं, लेकिन इनके टिकट के पीछे वीटो पावर उन्हीं का था, और ये सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के एक कार्यकर्ता रहे हुए हैं, वहां के स्वयंसेवक रहे हुए हैं, तो लगातार उनके जब काम करते हैं तो वहां उनको कहीं ना कहीं संगठन में भी भेजने की बात आती है। तो पहले इनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर काम देख रहे थे, अब सीधे तौर पर जब इनको टिकट मिल गया और सांगानेर से जीत के आए हैं, तो सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री का पद मिलने में तीनों जगह ही आप मान लीजिए, जो विष्णु साय है उनको भी, इधर मोहनलाल यादव है उनको भी, और तीसरे जो चुने गए हैं भजन लाल शर्मा, इसमें संघ की जो भूमिका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो काफी महत्वपूर्ण रही है, और उन्हीं के सलाह के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने काम किया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये भारतीय जनता पार्टी काम हुआ है। यानी जो एक पहली पीढ़ी थी अब उससे हट करके दूसरी पीढ़ी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूरदर्शिता के साथ में आगे सेकंड पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर भजनलाल शर्मा को आगे किया गया है। तो अब राजस्थान के अंदर लीड वो करेंगे, और जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं, उनको एक मनाने की सबसे बड़ी बात थी। यानी यहाँ पर भेजा गया राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह जो है सीधे तौर पर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी में बड़ा कद है उनका, सरकार के अंदर बड़े पद के ऊपर है। तो वसुंधरा राजे से बातचीत करने के लिए, उनको मनाने के लिए सबसे बड़ा जो उनको नाम दिख रहा था वो राजनाथ सिंह का ही था, जिन्होंने सफलता भी पाई है इसके अंदर। क्योंकि जब मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे तो उससे पहले एयरपोर्ट से उतरते सीधे ललित होटल गए, वहीं पर वसुंधरा राजे से उनकी मुलाकात भी हुई, बंद कमरे में बातचीत भी हुई, उस फार्मूले पे भी कोई बात हुई है जिसके अंदर वसुंधरा राजे की आगे आने वाले समय में राजस्थान में क्या भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। लेकिन अब उस पर से पर्दा हटना बाकी है, क्योंकि या तो उनको दिल्ली के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके वहां पर एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो कैबिनेट में शामिल हो नहीं सकती है। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष का इनकार किया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अब कार्य को समन्वयता से चलाने के लिए इतने बड़े जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात है, तो उनको कोई एक फार्मूला निकाल करके दिल्ली भी ले जाया जा सकता है और वहां उनको सेटल किया जा सकता है। जी नहीं मनु जी, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, चूंकि आप तो ये राजनीति बड़े नजदीक से देख रहे हैं और इतना लंबे समय से आप चूंकि इन सारी चीजों के साथ कनेक्टेड हैं, सेंटर की लीडरशिप जब स्ट्रांग होती है तो संदेश बहुत जल्दी हम लोग देखते हैं कि स्टेट में दे दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, और इसलिए वहां पर उस समय जो चीजें हैं वो लगता है कि बिल्कुल अंडरलाइन है। लेकिन फ्रैक्शंस तो होते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जब आप
सरकार के कामकाज की ओर जाएंगे तो फिर किस तरीके से वहां पर आप इसको देख पाते हैं, और क्या ये जो फ्रैक्शंस हैं आपको लग रहा है कि इफेक्ट करेंगे, या इतना आसान भी नहीं होगा? क्योंकि अभी तो आपने मना लिया, लेकिन सरकार कैसे चलाएंगे, वो बड़े नेता या जिनकी हम लोग लॉबी देखते थे, कैसे उन सारी चीजों को आप डाइल्यूट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे? मनु जी। देखिए, इसके लिए ये जो तीनों जगह सरकारें बनी है उसके अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने बहुत सोच समझ करके फैसले लिए हैं। यानी सीधा जो केंद्रीय नेतृत्व है इनके ऊपर पूरी देखरेख करेगा, उन्हीं के नेतृत्व में सारी सरकारें चलेगी तीनों राज्यों की। वहीं से जो प्लान रहेगा, आगे के रोड मैप रहेंगे, राजस्थान के लिए हो चाहे मध्य प्रदेश के लिए हो छत्तीसगढ़ के लिए हो, वहीं से उनको रोड मैप जो तैयार होगा उसको इम्प्लीमेंट कराने का सबसे बड़ा काम होगा। अब रही बात बड़े नेताओं की जो राजस्थान में पहले से एस्टेब्लिश है, उनको कैसे क्या संतुष्ट किया जाएगा। तो मैंने आपको वसुंधरा राजे का बताया कि जो बातचीत हुई होगी उसके अंदर सूत्रों के हवाले से जिस तरह जानकारी मिल रही है, उनको दिल्ली में कहीं सेटल किया जा सकता है आगे चल करके। लेकिन 2024 के जो चुनाव होंगे उससे पहले उनको पूरा राजस्थान के अंदर उनकी भूमिका रहेगी। पूरे 25 सीटों के ऊपर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हो, उनको कैंपेन की हो, उनको चुनाव का प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा जा सकता है, जिससे कि आगे चल करके ज्यादा से ज्यादा जो 25 सीटें दोनों बार जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार भी वही उसी रिकॉर्ड के साथ में सीटें जीते। रही कामकाज की बात, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सीधे तौर पर दिल्ली से सारा जो मॉनिटरिंग का काम होता है, ऐसे स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा है जिसके अंदर दिल्ली से सारा केंद्रीय नेतृत्व इनके ऊपर पूरा निगरानी भी रखता है, साथ में कामकाज का रोड मैप भी देता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है सबसे बड़ा, वो देखा जाएगा। क्योंकि भजनलाल जो है, सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, जैसा आपने कहा कि पहली बार के विधायक हैं। दूसरा, प्रशासनिक जो अनुभव होता है, एक मंत्री पद पर कोई आदमी रह जाता है तो उसको प्रशासनिक अनुभव मिलता है, चाहे मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन एक डिपार्टमेंट का काम देखा हुआ रहता है, एक विभाग का काम देखा होता है, एक मंत्रालय का काम देखा होता है, तो वो सीधे तौर पर उसको देख सकता है। लेकिन जब इनके साथ में सहयोगी के रूप में और लोग जो इनके कैबिनेट के जो सदस्य रहेंगे, वो अनुभवी लोग हो सकते हैं, जिनके साथ में मिलकर के कैबिनेट में बड़े डिसीजंस होंगे, वो कैसे किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे, उसके अंदर कैबिनेट में बड़े चेहरे जो इनके साथ में शामिल होंगे, उनका अनुभव जो होगा उनके साथ में मिलकर के काम करेंगे। जी। मनु जी, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रचना जी हमारे साथ बनी हुई है, मैं एक बार उनका भी रुख कर लेता हूं। रचना जी, अब यहां से तो देखिए हम लोगों ने जो तस्वीर देखी वो साफ हो गई, मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, विधानसभा के स्पीकर कौन है, और आगे आगे सरकार की जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी कि भाई मंत्री के तौर पर कौन शपथ ले रहा है। प्राथमिकताएं क्या है यहां से? अब रचना जी, आप कैसे देखती हैं इसको? आप देखिए, प्राथमिकताएं जब हम तय करते हैं तो हमारी प्राथमिकता रहेगी राज्य में सुशासन की स्थापना। क्योंकि अभी तक जितना पिछले 5 सालों में हुआ है वो हम सब ने देखा है, जनता हाहाकार कर रही है चारों तरफ से। तो सबसे पहला जो हमारा मंत्र होगा वो यही होगा कि जनता को इन सब चीजों से मुक्ति दी जाए, भयमुक्त वातावरण जनता को दिया जाए, और इसी सब के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके लिए करबद्ध रही है। तो ये एक मूल मंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, और इसी मूल मंत्र पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, सभी लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन रचना जी देखिए, अब चूंकि जब विपक्ष में होते हैं तो फिर तो ये कि भाई सरकार ने काम नहीं किया, या महिला सुरक्षा समेत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग उठाते रहते हैं, लेकिन अब उसका रोड मैप क्या होगा? क्योंकि सुरक्षा की बात करना और सुरक्षा को इंश्योर कर पाना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। कैसे इस पर काम होगा? क्योंकि तस्वीर तो अब सरकार की साफ है, लेकिन यहां से जो आगे चुनौतियां हैं क्या वो बड़ी नहीं दिखती आपको, रचना जी? देखिए, चुनौतियां बड़ी होने से उनके हल भी बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। क्योंकि जब चुनौती बड़ी होती है तो उसके हल निकालने के लिए हम उतनी ही मजबूती से खड़े भी होते हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी शासन राजस्थान में रहा है, चारों तरफ एक भयमुक्त वातावरण रहा है, चारों तरफ एक खुशहाली का माहौल जिसे कहते हैं वो रहता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो आम युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी एक शांति की सांस यहाँ पे ले सकते हैं खुली आबोहवा में। और वही सब भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपनी प्राथमिकता में रखेगी कि भय मुक्त, क्योंकि सरकार की जो पहली जिम्मेदारी होती है वो जनता को सुरक्षा देने की होती है, और जब जनता सुरक्षित होगी तो बाकी सारे काम अपने आप उसी अकॉर्डिंग होते जाते हैं। बिल्कुल। मनु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनु जी, एक सवाल मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी बताएं। दरअसल कल जब हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, तो वहां पर भी चर्चा में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हो रहे थे। एक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि भाई जिस तरीके से ये नाम चौंकाने वाला है, इसको आप कैसे देखेंगे वहां पर?
तो वहां पर जो बात शुरू हुई बड़ी इंटरेस्टिंग थी मनु जी, और वो मैं आपसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि जो हमारे पास राजस्थान के अंदर सीनियर लीडर हैं उनका अनुभव मिलेगा यहां पर भजन लाल जी को, लेकिन उनका ये कहना था, वो जो राजनीतिक एक्सपर्ट थे, कि ये जो सीनियर नेता होते हैं ये अपने अपने विभाग के मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो इन चीजों को कैसे बैलेंस करेंगे मनु जी? देखिए, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर सीनियर लीडर्स की कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ये भी सही है कि उनको कैबिनेट के अंदर कहीं ना कहीं जगह भी मिलेगी। लेकिन राजस्थान, चाहे मान लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ मान लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का कैडर और जो अनुशासन रहता है उसके हिसाब से चलिए मनु जी से जो जी जी अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से उसके अंदर काम होता है। जी 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 मनु जी जी कंप्लीट करिए। हाँ जी, मैंने कहा कि जिस तरह का कैडर और अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में होता है उसके हिसाब से ही सारे मंत्री और चाहे कोई भी लोग हों, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो है शासन रहा है 2 बार, जो देखा है वसुंधरा राजे का, उसके अंदर भी 1-2 बार बीच में जरूर मनमुटाव हुए, लेकिन सीधे तौर पर केंद्र ने दखल करके उन सबको शांत भी करवाया। ऐसा ही राजस्थान के अंदर ही माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो कैबिनेट के अंदर लोग जो शामिल होंगे वो ऐसे चेहरे होंगे, बड़े चेहरे, जो पूरा सरकार के ऊपर भी कमांड रखेंगे, इनके साथ में भजन लाल के साथ में सहयोग करके भी चलेंगे, और इनको सहयोगी के रूप में काम करने के लिए एक, क्योंकि दिग्गज नेता जीत करके आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। राज्यवर्धन राठौड़ है, दिया कुमारी है जिनको बनाया गया है, इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा है, ये वो नाम है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कैबिनेट में इनको जगह मिलने वाली है, जिसमें दिया कुमारी का तो फाइनल हो गया है, प्रेमचंद बैरवा का शामिल नाम भी फाइनल हो गया है, जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो कैबिनेट के सदस्य भी रहेंगे। इसी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा है, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तमाम बड़े जो नेता होंगे वो इनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। जी देखिए मनु जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि डिप्टी सीएम को जब हम लोग देख रहे हैं और सारे प्रदेशों के अंदर, हालांकि ये जो शुरुआत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से देखी वो राजस्थान तक हमको दिख रही है, लेकिन ये डिप्टी सीएम को अगर हम लोग देखें तो कोई संवैधानिक पद तो डिप्टी सीएम का है नहीं, एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आप उनको देख सकते हैं, या आपने उनके आगे एक डिप्टी सीएम लगाया है। क्या ये जातिगत समीकरण को सिर्फ साधने के लिए है, या इसके पीछे कुछ और स्ट्रेटेजी भी आप देखते हैं? ये डिप्टी सीएम के फॉर्मूले देखिए, को आप कैसे? राजस्थान में आप देखेंगे तो टिकट वितरण से लेकर के और सब जो आगे के काम होते हैं उसके अंदर कास्ट इक्वेशन हर विधानसभा बार अलग अलग होती है, और उसके हिसाब से टिकट भी बांटे जाते हैं। उसी तरीके से चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे उप मुख्यमंत्री का चयन हो, ये आप सही कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं, केवल एक दर्जा होता है जो कि अनाउंसमेंट किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि ये 2 मेरे डिप्टी सीएम रहेंगे, वो सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनको एक अलग तरीके से दर्जा दिया जा करके ये एक उस समाज को एक बड़ा मैसेज है, यानी जो अगर राजपूत समाज से दिया कुमारी को शामिल किया गया है तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस समाज को हमने वरीयता दी है, हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, आगे चल करके जो समाज के जो काम होंगे उसके अंदर उन लोगों को जो है तरजीह मिलेगी सीधे तौर पर, क्योंकि वैसे तो पूरे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा सीधे तौर पर ये नहीं केवल एक समाज के हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनको एक मैसेज देने की कोशिश है। ऐसे ही जो दूसरा जो बनाया गया है डिप्टी सीएम, वो है प्रेमचंद बैरवा, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो सीधे तौर पर उनको एक मैसेज देने की, ये सारा जो मैंने आपको पहले बताया कि 2024 का रोड मैप, उसके हिसाब से सारी तैयारियां की जा रही है, सारे जो चयन हुआ है वो भी उसी के हिसाब से हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में जो एक वोट बैंक जो सबसे बड़ा है वो राजपूत समाज ने अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया था, जिसके चलते जो जीत हुई है उसके अंदर काफी उनका सहयोग रहा है। दूसरी ओर जो अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है, उसके वोट बैंक को अपने साथ लेने के लिए और उनको तरजीह देने के लिए सीधे तौर पर प्रेमचंद बैरवा का नाम शामिल किया गया है। दूसरा, इसमें प्रेमचंद बैरवा को जो शामिल किया गया है ये वसुंधरा खेमे से नाम है। प्रेमचंद बैरवा का जब मैंने आपको बताया कि दूदू विधानसभा क्षेत्र से ये दूसरी बार जीत करके आए हैं, और दूसरी बार जीतने में इनकी जीत के अंदर वसुंधरा राजे की भूमिका भी काफी रही है, उनके क्षेत्र में प्रचार करने भी गई थी, और उनके खेमे से इनको माना जाता है, तो ये नाम उनकी ओर से सजेस्ट किया जाकर के उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। जी लेकिन मनु जी, क्या इसको हम लोग एक तरीके से ये भी देखें, क्योंकि 24 का तो चुनाव चलिए है, लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिहाज से ये बहुत सारी चीजें सोच समझ करके इस तरह के जो निर्णय हैं वो होते हैं, लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हर बार हम लोग देखते थे कि चेहरा कौन हो, इसको लेकर के हर बार कुछ ना कुछ एक चर्चा एक अलग तरह से शुरू हो जाती थी। वसुंधरा राजे को लेकर के बहुत तरह की चर्चा होती थी, केंद्र के साथ उनके किस प्रकार के संबंध हैं उसको लेकर के चर्चा शुरू हो जाती थी। क्या ये सेकंड लाइन की एक लीडरशिप को भी कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश है? वो तीनों प्रदेश में वही चीज दिख रही है। क्या बीजेपी इस दिशा में भी बढ़ रही है 24 से भी आगे, अगर हम लोग उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो?
देखिए, इसका ऐलान तो 15 अगस्त को जो है एक भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो पिछला दिया था उसी के अंदर कर दिया था उन्होंने, कि जनरेशन शिफ्टिंग का काम, यानी जो फॉरवर्डेड जो प्लानिंग है उसके अंदर ही इसको उन्होंने बता दिया था। उस समय लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज उस परिप्रेक्ष्य में सब लोग जोड़ करके देख रहे हैं। यानी कि जो संगठन है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए, पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनके अनुभव को काम में लिया जाए। ये एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है जो आने वाले समय के अंदर बहुत, क्योंकि ये दूरदर्शिता के साथ काम किया जाना है। आगे जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, ये जो सीएम बनाए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के केवल एक बार के सीएम के लिए इनको वो नहीं है, यानी कि आगे आने वाले समय में जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 3 बार शासन रहा है सीधे लगातार भारतीय जनता पार्टी का, अब आगे इस तरह का प्लान 5 साल में तैयार किया जाए कि 5 साल बाद में जब राजस्थान के अंदर चुनाव हो 28 में, तो मतलब सीधे तौर पर ये ना रहे कि फिर 5 साल बाद में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसा इस तरह का कोई काम ना हो, केवल एक जनरेशन शिफ्टिंग का काम होगा तो उन लोगों को मौका मिलेगा जो संगठन के अंदर काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता हैं। एक मैसेज जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में कि कार्यकर्ता इस पद पर भी पहुंच सकता है। जो एक साधारण सा कार्यकर्ता था जो जी सीधे जी तौर जी पर महामंत्री बने, महामंत्री बनने के बाद 3 3 बार महामंत्री जिन्होंने संगठन का काम किया, यानी संगठन में काम करने वाले जो लोग हैं सीधे तौर पर सामने नहीं रहते हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करने का काम सीधे तौर पर उनका ही रहता है, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का काम उनका रहता है। उन लोगों को आगे लाने का जो काम किया है वो जनरेशन शिफ्टिंग के साथ में किया गया है। तो यहाँ चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह यही नया प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मनोज जी, दो दो विश्लेषण है डिप्टी सीएम के, वो तो आपने किया, लेकिन वासुदेव देवनानी को बनाया जाना विधानसभा का स्पीकर, ये किस समीकरण के तहत है? और क्या ये भी सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए, या इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ और भी आप देख पाते हैं? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो सीधे तौर पर एक अनुभव वाला मामला होता है। इसके अंदर जो विधानसभा के अंदर जिन्होंने सारी प्रक्रियाएं देखी हो, सारी कार्रवाइयां देखी हो, अनुभव जो उनका मंत्री पद का भी उनका अनुभव है वासुदेव देवनानी का। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आपसे, वहां ये सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता थे, फिर उसके बाद में प्रभारी रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अब जब वो राजनीति में आए तो उनको इसलिए चयन किया गया, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इनका नाम भी विधानसभा अध्यक्ष के लिए सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनकी तरफ से था। पहले ये खुद सीएम की रेस में भी इनका नाम माने जा रहा था, जब अगर कहीं अगर सवर्ण को जो अगर फेस बनाया जा रहा है तो उसके अंदर इनका नाम भी शामिल था दौड़ के अंदर, जो भजन लाल शर्मा के साथ में जो और भी नाम थे उनके सबके साथ में इनका भी नाम जोड़ा गया था। कल से इनका नाम आगे आया था जी। कि इनका भी सीएम फेस के लिए नाम हो सकता है। जब मोहनलाल यादव का वहां ओबीसी को बनाया गया, छत्तीसगढ़ के अंदर वहां आदिवासी को बनाया गया, तो यहाँ ये तय हो गया था कि राजस्थान के अंदर किसी सवर्ण को बनाया जाएगा। तो जाट, राजपूत और इन सब से अलग हट करके मान लीजिए अगर जातिवाद पर नहीं जाते हैं तो वासुदेव देवनानी भी एक ऐसा नाम है जो संघ की ओर से आगे किया जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रचना जी भी, मैं एक बार उनका भी रुख कर लेता हूं। रचना जी, क्या सेकंड लाइन की लीडरशिप को डेवलप करने के लिए कहीं हम लोग को इस तरह की जो स्थितियां हैं वो दिख रही हैं? क्योंकि जो नाम आए हैं, चाहे हम लोग छत्तीसगढ़ में देखें या मध्य प्रदेश में देखें, हर तरफ हमको दिख रहा है कि वही चौंकाने वाले नाम। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी हो गया है आज की राजनीति में। जिस तरीके से मोदी जी की सोच है, वो भविष्य को आगे पहले ही देख लेते हैं और वो उसी अनुरूप अपने कार्य प्रणाली को रखते हैं। तो उनका जो विजन है भारतीय जनता पार्टी को लेके हो, चाहे वो देश की जनता को लेके हो, वो बहुत आगे तक का रहता है और उन्होंने आगे भविष्य को देखते हुए ही ऐसे निर्णय लिए हैं। तो ये कहना बिल्कुल सर्वथा उचित है कि ये सेकंड लाइन की जो जनरेशन है इसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि यदि आप संगठन के साथ हैं, संगठन के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, तो आगे आपका भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित है और बहुत ज्यादा अच्छे मजबूत हाथों में है। देखिए रचना जी, इसके दो पहलू हैं। एक चीज मैं और थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। देखिए ठीक है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक ये संदेश तो आप दे रहे हैं कि आपने एक शख्स जो कि संगठन के साथ जुड़ा रहा, हालांकि विधायक वो पहली बार चुने गए लेकिन वो सीएम बन गए जाकर के, लेकिन जो पुराने नेता या जो स्टैब्लिश नेता जिनका मैं जिक्र अभी आपसे कर रहा था, या अभी मनु जी भी जिनके बारे में बता रहे थे, हर एक नेता के साथ भी हम लोग देखते हैं कि कार्यकर्ताओं का भी अपना एक जुड़ाव होता है। वो कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश कहीं नहीं होता है जब उनका जो नेता है उसको या तो मंत्री नहीं बनाया गया या मुख्यमंत्री नहीं बन पाए,
तो उस निराशा को या उन चीजों से कैसे आप बाहर लाएंगे, क्योंकि 24 के चुनाव में समय ज्यादा नहीं है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? एक तरफ तो आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता को ये संदेश आप दे रहे हैं, लेकिन जो निराशा मिली, जिसको वो चाह रहे थे या जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो नहीं बने, तो इसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे फिर, रचना जी? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो संगठन से जुड़ा होता है मजबूती के साथ में, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं जुड़ता है। जब हम संगठन से जुड़ते हैं तो हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं होता है। और दूसरी बात, जब हम किसी एक पद की बात करते हैं तो किसी एक पद पे कोई एक ही व्यक्ति सर्वसम्मति से आएगा, सभी व्यक्ति पद पे नहीं आ सकते। तो जब आना किसी एक ही व्यक्ति को है तो दूसरे जो भी उस पद के लिए, चाहे वो दौड़ में थे, चाहे वो मान रहे थे अपने आप को, चाहे उनके कार्यकर्ता मान रहे थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब एक ही व्यक्ति को आना है तो उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सबको तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते थे ना, तो कोई एक व्यक्ति के साथ ही न्याय कर पाएंगे। और एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ, ये पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय हुआ है। जो भी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता कहता है, वो ये जानता है कि वो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता नहीं है। और यही इस संगठन की खूबसूरती भी है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा होता है, या संगठन के लिए काम करते हैं या राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया जाता है। नहीं नहीं, ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए आप लोग, राज्य निर्माण के लिए काम करें, वो तो बेहतर बात है। लेकिन रचना जी, एक चीज थोड़ा सा और तुम मुझे बताइए, क्योंकि ये जो नेता हैं, या जो प्रश्न अभी मैंने मनु जी से भी किया, मैं आपसे भी ये थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं, जब आप उनको कैबिनेट के अंदर रखते हैं, या ऐसा नेता जिसके पास अनुभव ज्यादा है, आपके अब जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपने अपने विभाग के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, इसको कैसे आप लोग देखते हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर फिर आपके सरकार का जो कामकाज है, या आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उनको कामकाज करने में थोड़ी सी असहज स्थिति हो सकती है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है कि हमारे पास हमारे इतने ज्यादा अनुभवी जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, वो हमारे पास अनुभवी हैं। वो अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अपने अपने प्रशांत क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो आप देखिए उन्होंने पूरी दक्षता के साथ अपने रिवाइज विभाग का कार्य किया होता है। और जब उन्होंने अपनी पूरी दक्षता के साथ अपने विभाग का कार्य किया है, तो आप समझिए कि जो भी कितनी बीजेपी निपुणता ऑफिस के साथ सौंपने वो हो तो उनसे मुख्यमंत्री को मांगो। भी सलाह दे सकते हैं, और सही सलाह दे सकते हैं। और इसी अनुभव का फायदा हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिलेगा, और वो सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मनु जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं एक बार मनु जी का रुक कर लेता हूं। मनु जी, ये तस्वीर यहां पर साफ है, तमाम सारे जो चेहरे हैं उन पर जिक्र हम लोगों ने कर लिया, लेकिन यहां से आगे सरकार की जो चुनौती है वो आप कैसे देखते हैं? या भजन लाल के सामने आपको क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती क्या रहेगी सरकार के कामकाज को लेकर के, या किस तरीके से वो चलाएंगे सरकार को? इसको आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं अभी? देखिए, चुनौती जो है सबसे बड़ी है कि एक तो जो पिछली सरकार जो इतना वजन डाल करके गई है, यानी फ्री स्कीम्स जो चली हैं, उन सबको किस तरीके से या तो आगे चालू रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, क्योंकि फ्री स्कीम ऐसी है जो जनता के बीच में सीधे इंट्रोड्यूस है, चल रही है अभी, जिसके अंदर चाहे 100 यूनिट बिजली का मामला हो, चाहे 2000 यूनिट किसानों को फ्री का मामला हो, चिरंजीवी योजना हो, इसके अलावा जो महिलाओं को मोबाइल देने का मामला हो, या उनके खातों में 1000 रुपए डालने का जो कांग्रेस ने चालू किया था काम, इन सबको कैसे आगे जारी रखा जाएगा? क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देख लीजिएगा, आज या कल में जब भी सरकार बन जाएगी, 15 तारीख तक जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो उसके बाद में सबसे पहले ये रहेगा कि खजाना खाली है। क्योंकि वास्तव में खजाना खाली है राजस्थान का अभी इस समय, जो अगर देखा जाए, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस तरह की फ्री स्कीम्स चलाई है, उसके चलते सारा खजाना राजस्थान सरकार का खाली हो चुका है, और लोन लेकर के काम चल रहा था। अब उसको आगे चल करके कैसे मैनेज करते हैं? दूसरा, इन स्कीम्स के बारे में या इनके रिप्लेसमेंट में कैसी स्कीम्स लेकर के आते हैं जिससे जनता के बीच में ये कह सके कि इस स्कीम के बदले हम ये काम कर रहे हैं, या इस स्कीम के बदले ये लाभ पहुंच रहा है। तो ये एक बताना भारी काम होगा। साथ ही जो आर्थिक व्यवस्था, जो अर्थ की व्यवस्था है, यानी सीधे तौर पर, वैसे तो डबल इंजन की सरकार हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग जो है राजस्थान सरकार को अब मिलेगा। क्योंकि राजस्थान में इससे पहले जब भी रहा है तो ये रहा है कि केंद्र में अलग सरकार रहती थी, राजस्थान में अलग पार्टी की सरकार रहती थी, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना राजस्थान को करना पड़ा है। लेकिन इस बार जब डबल इंजन की सरकार साथ में है, तो ये बात है कि केंद्र से पूरा सहयोग मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो जो मैंने आपको बताई कि बजट और आर्थिक व्यवस्था की है। क्योंकि मनु जी, क्या ओपीएस एक बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि राजस्थान पहला वो राज्य था जिसने ओपीएस को लागू किया था।
अब इस पर बिल्कुल, स्टैंड क्या होगा या ये मैंने कैसे यही आप बताया करेंगे? कि हाँ। पुरानी पुरानी जो यही बताई कि जो पुरानी सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरीके से आगे चालू रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इसके लिए एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा सरकार को, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए जो है उसको व्यय किया गया है, पहले खर्च कर दिया गया है। उसके जो बजट प्रावधान है, कई योजनाएं ऐसे जिनके बजट प्रावधान नहीं है, जो दूसरे योजनाओं के जो मद थे उनमें से पैसा लेकर के और उनको चलाया जा रहा था। अब आने वाले समय में वो कैसे चल पाएंगी, इसके लिए एक बड़ी चुनौती है ये नई सरकार के लिए। अब वो चाहे भजनलाल शर्मा उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, आने वाले वित्त मंत्री कौन होंगे वो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, केंद्र से कितना सहयोग लिया जाता है, या सरकार और ज्यादा ऋण लेकर के एक बार व्यवस्था को सही पटरी पर लाने की कोशिश करेगी, ये देखना होगा। ओपीएस की आपने बात करी, राज्य कर्मचारियों से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है। हम्म। इसको कांग्रेस में राजस्थान से ही मुख्यमंत्री जो रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत, उन्होंने इसको उठाया था। हम्म। और अब ये मुद्दा यहाँ ही नहीं, अन्य प्रदेशों के अंदर जी भी जी। चल रहा है, और दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वहां तक भी ये पहुंच गया है। अब इसके ऊपर जो निर्णय होगा वो दिल्ली से होगा, केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय करेगा, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों जब अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी ये सवाल रखा गया था जी जी। कि ओपीएस को लेकर के क्या करने वाली है सरकार, तो उनका जवाब था कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है, उस समिति की जब रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय होगा। तो यानी राजस्थान के अंदर ये स्कीम चालू हो चुकी है, अब उसको किस तरीके से आगे रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा ये सरकार के पर निर्णय करने की सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने आपको बताया और भी योजनाएं चल रही है, चिरंजीवी योजना है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है वो है, इन तमाम योजनाओं पर डिसीजन अब नई सरकार आके करेगी। जी। हम्म। मनु जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा 2024 के परिप्रेक्ष्य में है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या 2024 में, चूंकि जब हम लोगों ने 19 का चुनाव देखा तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, अब तो राजस्थान में सरकार भी आ गई है, क्या चुनौती अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको दिखता है उस प्रदर्शन को दोहरा पाना, या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का एक जो तरीका, जो चाहे अभी देखा हो चाहे इससे पहले भी देखा हो, वो हर चीज को चुनौती लेकर के चलते हैं। सरलता उन्होंने कहीं नहीं देखी है, हर चीज को चुनौती लेकर के काम किया है। राजस्थान के अंदर ये मान रहे थे सब लोग पहले कि नेक टू नेक फाइट है राजस्थान के अंदर, बिल्कुल जो चुनाव के अंदर जो परिणाम भी, चाहे ये जो एग्जिट पोल आए हों या नेताओं से जो बातचीत करते थे, उन सब में ऐसा आता था कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। लेकिन जिस तरह की तैयारी की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वस्त थे कि राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी आने वाली है, तो एक तरीके से जो फील्ड में जो काम किया हुआ रहता है उसको पूरा अनुभव भी रहता है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता, ऐसा कैडर, ऐसा अनुशासन वो भारतीय जनता पार्टी के पास में ही है, जो सीधे तौर पर वो देखते हैं। 2024 में भी उसी कैडर को, उसी पार्टी को, उन्हीं नेताओं को उनके साथ में चुनाव लड़ना है। चुनौतियां तो रहती है, क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स और इन सब के बारे में प्रचार शुरू होगा कि वो अगर बंद कर देती है सरकार तो एक नेगेटिव वे जाता है कि जो हमारी योजनाएं थी, इतनी बढ़िया योजनाएं चल रही थी जिनको जनता पसंद कर रही थी, उन सबको बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्कीम्स के बारे में डिसीजन करना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है सीधे तौर पर अब लीडरशिप का सबसे बड़ा, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है राजस्थान के अंदर। अब आने वाले समय में, आज जब या मुख्यमंत्री का चयन हो गया है, तो अब राजस्थान के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्या संगठन की कमान जो है गोविंद डोटासरा से लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपी जाएगी, अब उस पर भी निर्णय होने वाला है। जल्दी कांग्रेस भी उस पर निर्णय करेगी और वो आगे का किस तरह से 2024 का प्लान तैयार करते हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, या जिनको अभी भी कमान है, वही चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे, ये देखना होगा, जिसके हिसाब से आगे चल पाएंगे। जी, शुक्रिया मनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सपर्ट कमेंट के लिए। और रचना जी हमारे साथ बनी हुई है, हम रचना जी का रुख कर लेते हैं। रचना जी, 24 में क्या आपको लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस जो आप लोगों ने 19 में किया था वो दोहरा पाएंगे आप लोग, या चुनौती के तौर पर आप लोग यहाँ पर भी देखते हैं? क्योंकि मनु जी कह रहे हैं आप लोग कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेते हैं, चुनौती तो रहती है आप लोग के लिए हर चुनाव में। जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनौतियों को लेती आई है और उन चुनौतियों से पार भी उतरती आई है। देखिए कि जब हम युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध को हल्के में नहीं ले जाना चाहिए, सामने वाले पक्ष को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हमने इतनी बड़ी जीत हासिल भी की है। और जब 19 में हमने 25 सीटें दी थी तो अब हम पूर्णतः आश्वस्त भी हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हमारी रणनीति इस तरीके की है कि हम 25 की 25 सीटें दोबारा से पुनः लोकसभा में उतारेंगे। तो ये हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पे कह रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम हवा में बातें करते हैं। बातें हवा में नहीं होती है। कार्यकर्ता जिस तरीके की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, जिस तरह की विजन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखती है,
अपनी जनता के लिए रखती है, उसी के बल पे ये एक विश्वास हमारे पास है कि हम 25 की 25 सीटें पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेके और मोदी जी के कमलों नहीं, में लेकिन देंगे। 25 सीटों पर दोबारा से वापसी कर पाना, इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अभी जो बात मनु जी से मैं डिस्कस कर रहा था, जो वेलफेयर की स्कीम इसके पहले के सरकारों ने चलाई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ओपीएस का था, राज्य कर्मचारी वही आपको लोकसभा के चुनावों में भी वोट करेंगे, उन स्कीम्स को लेकर के अगर कोई निर्णय इस तरीके का नहीं होता है जो उस फेवर में जाए, या अगर आप आर्थिक स्थिति के चलते उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि फिर तो विपक्ष मुद्दा बनाएगा कि आपने वेलफेयर की देखिए स्कीम्स को देखिए बंद कर दिया। देखिए गहलोत सरकार ने जितनी भी फ्री की स्कीम चलाई थी, उन सब का जवाब जनता ने इस चुनाव में उनको दे दिया है। जनता ने बता दिया है कि अब उनको फ्री की स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फ्री की जो भी चीजें दी जाती है वो कहीं ना कहीं से जनता पे भार होती है। उन्होंने कर्जा लेके जनता को फ्री की स्कीम तो दे दी, लेकिन राज्य को कर्जे के अंदर डुबो दिया। और आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत अच्छी तरीके से ये जान गया है कि कुछ भी चीज हमें फ्री नहीं मिलता है, उसके रिटर्न में हमें कहीं ना कुछ चुकाना पड़ता है। तो जब आज की जनता इस चीज को महसूस कर रही है, तो पहली बात तो यही ये खत्म हो जाती है कि जनता ने विधानसभा में ही उन फ्री स्कीमों का जवाब उनको दे दिया है कि उनके फ्री स्कीम की लालच में जनता नहीं आई है। और रही बात ओपीएस की, कि अभी जैसे पहले मेरे मैम जी ने बताया है कि जब इस पे केंद्र में भी बातें चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक उचित निर्णय आएगा और इस पे पूरे देश में एक समाधान लाया जाएगा। अच्छा रचना जी, चूंकि यहाँ तो सरकार अब आप लोग के जो वादे थे अब उसको कितना पूरा करते हैं ये तो हम लोग थोड़ा सा और समय भी लगेगा उसको देखेंगे, लेकिन 24 की तैयारियों में अगर आप लोग जुटे हुए हैं तो 24 में आपको जो मुद्दा है वो क्या दिखता है, और क्या आपको लगता है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चूंकि सीधे तौर पे कॉन्टेस्ट में होंगे इसलिए कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित है, या आपको लगता है कि आपके किए गए कार्य या सरकार जो 6 महीने का कार्य करेगी उसके दम पर आपको लग रहा है कि वो जो परफॉर्मेंस आपका 19 वाला था वो आप लोग रिपीट कर पाएंगे? मुद्दे देखो क्या देखते हैं आप 24 के अंदर, रचना जी? तीनों ही चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। मोदी जी का चेहरा, आप जानते हैं कि पूरा देश मोदी जी से कितना प्यार करता है और पूरा देश चाहता है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें। और ये सिर्फ देश चाहता ही नहीं है, देश ने बताया भी है हमें। 19 के चुनाव हो चाहे भी विधानसभा के चुनाव हो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी हमने मोदी जी के चेहरे पे ही लड़े थे और जनता ने बता दिया कि वो कितना ज्यादा मोदी जी को पसंद करती हैं और वो विश्व के लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। और दूसरी बात, जब हम पिछले 5 सालों की बात करते हैं, तो उन मुद्दों को लेके जब हम आज तक संघर्ष करते आए हैं, तो उन मुद्दों पे जब जनता राहत देखेगी तो वो ऑब्वियस सी बात ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुद्दों की राजनीति करती आई है। उसने हमेशा से एक सही राजनीति जिसको कहते हैं वो किया है। उसने किसी वर्ग विशेष के लिए राजनीति नहीं की है, उसने कहीं किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए भी राजनीति नहीं की है। उसने जो सही हुआ है वही किया है। तो जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है और तीनों ही बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। आगे आने वाले जो 5-6 महीने के जो कार्य होंगे वो भी देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपनी वहाँ भूमिका निभाने वाली है। और जब हम बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो संघर्ष हमारा बहुत रहा है। तो उसी रचना जी संघर्ष क्या की माने बदौलत कि अब हमने डबल इंजन आज का फायदा मिलेगा? क्योंकि पहले तो राजस्थान में डबल इंजन नहीं था, लेकिन अब डबल इंजन का फायदा कम से कम प्रदेशवासियों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, पूरे तरीके से डबल इंजन सरकार का फायदा मिलेगा। और देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती आई है, उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्य को पूर्व में भी राजस्थान की जनता ने देखा है और सराहा है। इसी की बदौलत हमें यहाँ पूरा मौका दिया गया है। तो आप देखिए जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम करेगी तो जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे, और जब जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे तो जनता पुनः मोदी जी को एक बार पुनः राष्ट्र की सेवा के लिए मौका देगी। शुक्रिया रचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो हालांकि अब राजस्थान में जो तस्वीर है सरकार की वो पूरी तरह से साफ हो गई है। 15 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा, मंत्री के तौर पे कौन चेहरे शामिल होंगे ये भी इंडिया न्यूज राजस्थान आपको बताएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।